हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करूँगा। एनुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये उन स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करेगा जिन्होंने किसी कारणवश जो है वो क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाए हैं। वैसे तो सारे के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एनुअल एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो उसमें तैयार करते हैं जो कि हमारी हेल्प कर सके एनुअल एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। तो हम चलते हैं। तो आपको किस तरह से तैयार करने हैं टॉपिक, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो जैसे हमने पिछले जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस किया था, पैटर्न हमने एग्ज़ाम का डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी आप इसको देख सकते हैं। तो उसको देखिए, आपके ए बी और सी 3 सेक्शन इसमें रहेंगे। ए में से जो है वो 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। बी में से जो है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। और सी में से आपके जो है इसमें ऑप्शनल आपका रहता है, आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 10-10 नंबर के रहते हैं। तो डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा कंटेंट है। इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनता है वो बनता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, इसके बारे में बताइए और इसके अपर्याप्त और अनिश्चित होने का क्या कारण है। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। फिर आपका यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। सिक्के जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सिक्कों से हमारे को जो है वो अलग अलग जानकारी मिलती है, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, राजा के उसके जो शौक है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड में आप एक शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए न्यूलिथिक फेज का, कि नवपाषाण काल में जो है भारत में स्थायी कृषि का आरंभ किस तरह से हुआ, और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपकी चॉइस है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका रहेगा, 2 में से आप जो एक तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसमें आप न्यूलिथिक फेज का थोड़ा सा देख लीजिए और उसमें परमानेंट एग्रीकल्चर जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा 10 मार्क्स का। सेकंड हम आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आपके जो सीधा क्वेश्चन अगर आपको आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो तैयार किस तरह से करना है, जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसी में आपका टाउन प्लानिंग भी आ जाएगा। ठीक है, उसकी नगर निर्माण योजना भी आ जाएगी, सारा का सारा इसमें आपका विशेषताओं में आ जाएगा। तो इसको आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो नगर निर्माण योजना के बारे में अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ से ही आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताइए। तो इसको आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका आगे काम आएगा जब आप ऋग्वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट सारे के सारे वही रहते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, ऋग्वैदिक काल में जो पितृ सत्तात्मक थे, बाकी सारी की सारी चीज़ें उसमें जो वो सेम रहती है। तो यहाँ से और भी आपके क्वेश्चन को तैयार हो जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है। तीसरा हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से आप जो है वैदिक पीरियड जो है इसमें आर्यों के मूल निवास स्थान पूछ सकते हैं आपसे 4 नंबर के, कि कहाँ से आए और कौन कौन सी थ्योरी है, जिसमें पूछ लेंगे कि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, अगर पेपर में आए चाहे नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें इसको जो वो तैयार करना है। तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है और ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन किस तरह का था। इसमें आपका वेद के बारे में, धार्मिक जीवन में आप सारे के सारे वेद पढ़ लेंगे। जो आप ऊपर जो फर्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे सोर्सेज ऑफ एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो वेद जो है वो आपके मैक्सिमम वहाँ से कवर हो जाएंगे, धार्मिक साहित्य जो है। और इसी में से आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा कि कौन सा वेद पुराना है, ऋग्वेद में कितने मंत्र है, क्या है। तो यहाँ से आपका उस तरह से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में से आपकी चॉइस है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा, जब आप ऋग्वैदिक काल को तैयार करेंगे तो इसी से आपको उत्तर वैदिक काल
भी तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस उसमें कर देना कि उत्तरवैदिक काल में जो है वो धर्म में चेंज हुआ, आर्थिक व्यवस्था में चेंज हुआ, समाज में कुछ चेंजेज आए, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लीजिए। फिर फिफ्थ में से आप जो है मगध साम्राज्य का उत्थान किस तरह से हुआ, इसके क्या कारण थे, 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और 16 महाजन पर जो है इसकी जो राजधानियां हैं इसके बारे में आपने कहाँ पे इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन थी और उनकी कैपिटल कौन थी उसके नाम आपको पता होने चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से 100% रहेगा, ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो टॉपिक नंबर 7 पे हम चलते हैं। 7 में दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, लेकिन ज़्यादा जो है आप महात्मा बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताइए, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और महावीर का आप थोड़ा सा जो है वो देख लीजिए। तो यहीं से आपका ये पूरा का पूरा जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो आपने किस तरह से तैयार करना है, हमारे पास कुल मिलाकर जो 11 टॉपिक है, फर्स्ट में से आप फर्स्ट कीजिए, अच्छे से कर लीजिए फर्स्ट को, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से एक ले लीजिए, थर्ड और फोर्थ दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक इसमें से कोई आप अच्छे से कर लीजिए। 5 और 6 में से जो है वो 5 आप अच्छे से कर लीजिए, 6 आप छोड़ दीजिए। 7 और 8 में से जो है 7 अच्छे से कर लीजिए, 8 छोड़ दीजिए। 9 और 10 में से जो 9 अच्छे से कर लीजिए और 10 जो है इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना। और लास्ट जो है इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है अशोक जो मौर्यन एम्पायर है, यहाँ से आप जो है मौर्य साम्राज्य का उदय, ग्रोथ ऑफ मौर्यन एम्पायर, इसमें अशोक का धम्म जरूरी है, अशोका, ठीक है, धम्म क्या था, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे और बौद्ध धर्म के विकास में अशोक ने क्या योगदान दिया। जब इसको आप तैयार करेंगे तो पूरा का पूरा अशोक का आपका पूरा का पूरा जो वो तैयार हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियां ये भी पूछ सकते हैं। तो एक टॉपिक आप इसको छोड़ रहे हैं तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मौर्य प्रशासन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है और यहाँ से आपका संगम काल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है और एक एक नंबर का भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, एक एक नंबर का भी रहेगा कि मणि में ख्याल जीव चिंतामणि, ये जो साहित्य था इसके लेखक कौन थे, किसने ये लिखा, कहाँ पे ये संगम हुए, चेरों की राजधानी कौन सी थी, चोलों की कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चंस भी आपका आएगा, तो इसको जरूरी है। और यहाँ पे गंधार और मथुरा कला शैली जो है इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चंस जो है वो जरूर ही पूछते हैं, ठीक है, गंधार और मथुरा कला शैली। और लास्ट में अगर आप चाहें जब बुद्धिज्म को आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो यहीं पे आपका ये तैयार हो जाएगा महायान और हीनयान क्या था, इसमें क्या डिफरेंस था। तो यहाँ पे आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मान लो आ भी जाता है तो आपका यहाँ पे ही ये तैयार हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने एक स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। एक अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसी में से आपके जो वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और 4-4 नंबर के क्वेश्चंस भी जो है वो बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप टॉपिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है गुप्त पीरियड जो सेकंड बुक है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206, 102 कोड है इसका। इसमें पहला ही आपका टॉपिक है, इसमें 4 यूनिट दिए गए, यूनिट वाइज है ये, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट। तो एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा 10-10 नंबर का। तो गुप्त साम्राज्य जो चंद्रगुप्त सेकंड का मेन लिया तक कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सफलताओं की व्याख्या कीजिए और समुद्रगुप्त को भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों और विजेताओं में से एक था, इस कथन की विवेचना कीजिए। और इसी में आपका ये तैयार हो जाना चाहिए कि समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान क्या से, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसी में से आपका तैयार हो जाएगा उसके दक्षिण अभियानों के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसको आप छोड़ दीजिए सेकंड को, लेकिन फर्स्ट जो आपका टॉपिक है ये अच्छे से हो जाना चाहिए। इसमें आपका एक ये बन जाएगा फायान कौन था, 4 नंबर का, और इसने भारत के बारे में क्या लिखा। तो इसकी बुक पूछ सकते कि फायान ने कौन सी बुक लिखी, फोको की लिखी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन गया। तो फर्स्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकंड यूनिट में जो है यहाँ से आप पल्लव और चालुक्य अगर आपने करना है, आपकी चॉइस है कि पल्लव और चालुक्यों के बारे में बताइए, नहीं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इसने जो वो भारत के राजनीतिक जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ
चोल आपका प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में, और उसमें फाइनली कौन जीता ये आपको पता होना चाहिए। और पाल प्रतिहार और गुर्जर की उत्पत्ति किस तरह से हुई और इनका राजनीतिक संगठन किस तरह का था। तो ये आप अगर इसको नहीं तैयार करते हैं, पल्लव और चालुक्य को मान लो आप नहीं तैयार करते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मतलब यूनिट में से एक करना ही होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट में से, तो एक आपको जरूरी करना होगा। थर्ड में आप हर्षवर्धन को अच्छे से कर लीजिए। हर्षवर्धन का जीवन और चरित्र एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा चोलों का। तो आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे। हर्षवर्धन इजी लगता है तो हर्षवर्धन कीजिए, चोल इजी लगता है तो चोल कीजिए। ठीक है, तो एक यूनिट में 2 ही टॉपिक है, तो 2 में से आप जो वो एक अच्छे से कर लीजिए, एक अगर छोड़ भी आप देते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिर इसी में से आप हर्षवर्धन में से ह्यून-सांग का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि ह्यून-सांग कौन था, उसने भारत के बारे में क्या लिखा। चोलों का करना है तो इसके प्रशासन के बारे में। ठीक है, अगर आप अपने करना है, लेकिन आपका जो है वो हर्षवर्धन से काम बन जाएगा। और राजेंद्र प्रथम की सफलताएं और चोल प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, ये जरूरी है। इसके स्थानीय प्रशासन के बारे में आपने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है। 4 नंबर के लिए इसको आपने कर लेना है, क्योंकि 4 नंबर जो उसको वो एंटायर सिलेबस आपका कवर करेगा, कहीं से भी पूछ सकते हैं और 1 नंबर के भी कहीं से पूछ सकते हैं। फिर आपका लास्ट यूनिट है आपका, तो इसमें लास्ट यूनिट में आपका राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके प्रचलित सिद्धांत कौन से हैं, इसके सिद्धांत के बारे में पूछ सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है। सामंतवाद क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी चॉइस है कि अगर आपने राजपूतों का करना है, राजपूतों का जो टॉपिक है इसको करना है, तो इसको आप कर लीजिए। और इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। और फिर आपका लास्ट में आप कर लीजिए कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन कीजिए। गजनबी और गौरी में से जो है, इसको दोनों को आपने थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है। कई बार गजनबी पूछ लेते हैं और कई बार गौरी पूछ लेते हैं, तो लास्ट में ये यहाँ से आता ही है। ठीक है, अगर आप राजपूत को छोड़ देते हैं तो 2 जो ये प्रश्न है आपके लास्ट के, ये आपको ज़रूरी तैयार करने हैं। ठीक है, बाकी आपके 10 नंबर के कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, इनको अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो यहीं से आपके 1 नंबर के भी बन जाएंगे क्वेश्चंस, और 4 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो भी यहीं से बन जाएंगे। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।